अच्छा, मैं केडी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने लगे हैं। केडी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। कल हमने वैसे एक बात की थी उसके बारे में और उसी को फर्दर कंटिन्यू करने, और ये बड़ी मजे की बातें हैं। सीख लोगे तो अच्छा फील होगा, नहीं सीखोगे तो सवाल तो आपने याद कर ही लेने हैं, वो तो टेंशन वाली बात नहीं। यानी एमएफए का यही तो फायदा है, कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ोगे तो पास पेपर हो जाता है, ना भी पढ़ोगे तो पेपर ये पास ऑलमोस्ट हो ही जाता है। और इसका सबसे दूसरा बड़ा बेनिफिट ये भी है कि एमएफए के पेपर में फीस एक दफे दी जाती है। अगर अल्लाह ना करे किसी का पेपर फेल भी हो जाए, वो दोबारा नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे सब कुछ आता होता है, बस किसी हार्ड लक की वजह से फेल होता है। तो लेकिन ये है कि अगर थोड़ा हम इसके ऊपर वर्किंग कर लें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, तो आने वाली जिंदगी में काफी अच्छे फायदे मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात कल हमने कर रहे थे कि अगर हम बात करें कूपन रेट की 10% की, ठीक है, इस 10% की बात करें, ये कूपन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कि जिसके ऊपर हम बॉन्ड दे रहे होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होगा ना वो ये नहीं होता, ऐसी बात हुई थी कल कि कॉस्ट ऑफ डेट कोई और चीज है, हालांकि होना तो यही चाहिए ना, असल में यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। होता कौन सा, कोई और वैल्यू होती है, या इससे कम होती है या इससे ज्यादा होती है, और कभी कभार यही वैल्यू एज इट इज भी होती है। अब हमने मेन ये टारगेट आज सेट करना है, जो आज हमारा कोई 5-10 मिनट का काम है, कि किस सिचुएशन में ये रेट हम डायरेक्ट ले लिया करेंगे, किस सिचुएशन में हमें वाकई केडी फाइंड करना पड़ेगा, और किस सिचुएशन में हमें थोड़ी सी वर्किंग करके काम हो जाएगा। मैं 3 सिनेरियो बनाने लगा हूं, उन 3 सिनेरियो में हमारी एक जजमेंट सही हो जाएगी, और आप भी देख लेना अच्छा कौन सी सिचुएशन में हम ये एज इट इज ले लिया करेंगे रेट, किस सिचुएशन में हम इसको चेंज करेंगे और किस सिचुएशन में चेंज नहीं करेंगे। डन। हम ना एक वर्किंग कर लेते हैं, 3 साल की वर्किंग कर लेते हैं, ताकि 4 साल की वर्किंग कैलकुलेटर है हमारे पास, हमें कौन सा टाइम लगना है। मैं कहता हूं कि कूपन रेट है 10%, ठीक है, और इसकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है ना, रिडीमेबल वैल्यू, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार, और है टाइम कितना है 4 इयर्स। सिर्फ इतना सवाल है। मैं कहता हूं केडी चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मैंने केडी फाइंड करने के लिए यहां पर लिखूंगा ईयर्स, 0 से शुरू करूंगा या 1 से, 0 से, क्योंकि मुझे आईआरआर चाहिए। 1 से करते हैं जब मार्केट वैल्यू चाहिए होती है, 0 1 2 3 4। कैश फ्लो या इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। सबसे पहले 100, फिर कितना लिखूंगा 4 4 4, यहां पर मैं क्या लिखूं 104 लिखूं या 2 दफा 4 लिख लूं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 104, कोई इतराज तो नहीं है, क्योंकि आखिरी साल में 100 रुपए का रिडीम होना है और 4 रुपए 10 आना है। मैं माजरत 4 साल मैंने 4 उसके 1 और 10 10 10 और 110। अब ये तो आप बोल पड़े हो, हमारी कौम ने पूरा सवाल हल कर देना था, परेशान भी रहना था, कंफ्यूज भी होते रहना था, बोलना नहीं था। इसके बाद क्या करते होते हैं, डिस्काउंट फैक्टर 2 कोई से रेट लेते हैं, ठीक है, कोई से रेट हम अज्यूम कर लेते हैं, एक 8% ले लेते हैं, फिर उसको देखकर दूसरा रेट ले लेंगे, या 9%, जो भी आपका दिल करते हैं वो रेट हम ले लेते हैं। 8% ले लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर 8%, पहले तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 0.926, 0.857, 794, 735। अब हमारे पास इसकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, पहला तो 100 एज इट इज आएगा, 92.6 या
9.26, 8.57, 7.94, 80. कितनी आ गई प्रेजेंट वैल्यू? 6 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आगे अब मैंने इसको नेगेटिव बनाना, क्या करूंगा? रेट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? नेगेटिव करना है, कम करनी है ना प्रेजेंट वैल्यू, तो रेट बढ़ा दूंगा। तो डिस्काउंट फैक्टर कितना ले रहे हैं? 12% ले लेते हैं या 11% ले लेते हैं या 10% ले लेते हैं, व्हाटएवर जी। सबसे पहले 1 0.893, फिर 0.797, 712, 636 प्रेजेंट वैल्यू जी। सबसे पहली वैल्यू 100 आ गई, दूसरी आ गई 8.93, 7.12 और 110 से मल्टीप्लाई करें जरा 0.363 को, कितना? 69.96। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? 6.07 नेगेटिव। अब हमने इसका IRR फाइंड करना है, तो इसका KD फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो KD का फार्मूला लिख लेते हैं। मैं फार्मूला लिखने लगा, लोअर रेट डायरेक्ट मैं पुट करने लगा प्लस लोअर रेट की NPV डिवाइडेड बाय लोअर रेट की NPV माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। हाँ जी, इसका मुझे आंसर फाइंड करके बता देंगे। 10.08 या 09, ये जो आपके पास आ रहा है ना 10.08, ये जो 08 आ रहा है ना, ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है, ये और कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो 0.08 आ रहा है ना, ये किसका डिफरेंस है? राउंड ऑफ का डिफरेंस है। अदरवाइज आपका KD आना था 10% एग्जैक्ट, अगर आप वैल्यू राउंड ऑफ ना करते तो। अब आपने कहा सर ये तो डिफरेंट होते हैं, आपका KD और आपका जो कूपन रेट है ये तो डिफरेंट है, ये तो दोनों बराबर आ गए। अगर 10.08% भी आ रहा है तो वो तो वही है ना, एक तरह का ऑलमोस्ट एक जैसा है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की जो रिडेम्पशन वैल्यू हो वो एट पार पे हो, अगर आप लोगों की रिडेम्पशन वैल्यू एट पार हो और आपके इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स ना अफेक्ट कर रहा हो, तो आपका जो कूपन रेट है वो चेंज नहीं होता, उसका कॉस्ट ऑफ डेट भी वही होगा। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस किस में ऐसा होता है, जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर्स एट पार पे रिडीम होगा। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर टैक्स नहीं लगता, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। तो जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर्स एट पार पे रिडीम होगा तो याद रखें जो उसका कूपन रेट गिवन होगा वही उसका कॉस्ट होगा। वो इतना चेंज, अगर ये चेंज होता है ये राउंड ऑफ की वजह से चेंज होता है कि हमने वो 0.9893 वैल्यू छोड़ दी है सारी। तो अगर आपका इंटरेस्ट के पर टैक्स अप्लाई ना हो और अगर आपकी रिडम्पशन वैल्यू एट पार हो तो आपका जितना भी ये फैक्टर आएगा वो एज इट इज वही रेट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी वही होगा और कूपन रेट भी वही होगा। एक बात। अब दूसरी बात हम साबित नहीं करते, मैं लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा, जब कभी ऐसा हो कि आपकी रिडम्पशन वैल्यू तो एट पार हो, रिडम्पशन वैल्यू क्या हो? एट पार हो, लेकिन इस पर टैक्स अप्लाई हो रहा हो, इन पर टैक्स अप्लाई हो रहा हो, तो फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट आएगा ना, याद रखें 10% मल्टीप्लाइड बाय 70%। वो जितना टैक्स आपका इंटरेस्ट पर अप्लाई होगा उतना ही
रेट आपका कम हो जाएगा, वो आपका केडी बन जाएगा। जैसे आपने 10% है ना, और यहां पर आपने क्या लिखना है 777, याद है ना 10, अगर 70% 30% टैक्स है तो वो कहता है पहली बात क्या थी पहले में, अगर ना टैक्स है और रिडम्पशन भी एट पार है, ना टैक्स है रिडम्पशन एट पार है, तो जो कूपन रेट है वही आपका केडी है। डन। दूसरी बात, आपकी रिडम्पशन वैल्यू एट पार है लेकिन टैक्स है, तो फिर आपका जो केडी होगा, सपोज 12% है और टैक्स रेट 30% है, तो आपका केडी ये होगा। अगर आपका केडी किसी का चेंज आ रहा होगा ना, वो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का फर्क होगा, वरना केडी चेंज नहीं होता। अब तीसरी सिचुएशन, केडी चेंज कब होता है? नहीं, केडी सिर्फ ये होगा, चेंज होगा 12% का 70% ले लेंगे, 9.6% आ जाएगा, 8.4% केडी आ जाएगा। अब केडी फाइंड भी करोगे तो यही आएगा। मैंने कहा अज्यूम किया है कि अगर कूपन रेट 12% है और टैक्स रेट 30% है, कूपन रेट का 70% ले लेना, वो आपका केडी आ जाएगा। ये वो डायरेक्ट मेथड है जो आपका टाइम सेव कर सकते हैं, और ये कंफर्म ऐसा ही है। अब फिर केडी कब फाइंड करेंगे? जब रिडम्पशन वैल्यू एट पार नहीं होगी। जब रिडम्पशन वैल्यू एट पार नहीं होगी तब हम हर हाल में हमें केडी फाइंड करना पड़ेगा। फिर वो कुछ भी हो सकता है, फिर वो कॉस्ट ऑफ डेट से डायरेक्टली लिंक, सॉरी कूपन रेट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होगा। अब आ जाए अपने सवालों के ऊपर, हम सवाल देखते हैं। 100 रुपए का डेट वापस जब होगा तभी 100 रुपए का ही होगा, कोई उसकी वैल्यू कम या ज्यादा। रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक कंपनी है वो बॉन्ड इशू कर देती है, पैसा ले लेती है, उसकी फेस वैल्यू या तो 100 रुपए होती है या 1000 होती है। अब कंपनी ने कहा 4 साल बाद एक तो आप इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 4 साल बाद जितने की वैल्यू होगी मैं उसी वैल्यू पर आपको वापस पैसे लेकर वापस रिडीम हो जाएंगे। मतलब वो कंपनी 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया था ना, अब वापस 100 रुपए देकर वापस बॉन्ड ले लेगी। इसका मतलब है उसने एट पार पे वापस ले लिया। अगर वो एट प्रीमियम पे वापस लेगी ज्यादा, और अगर डिस्काउंट पे लेगी तो कम। ठीक होगी बात? चलिए जी, आए जरा क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन है, ये कहता है रिकमेंड द फाइनेंशियल प्रपोजल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, 10 नंबर का ये सवाल आया हुआ है पेपर में स्प्रिंग 2022 में। रिकमेंड द फाइनेंशियल प्रपोजल, फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड इज लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बात तो हमें भी पता है, वैक जिस कंपनी का कम होगा उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ रही है। वैक क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज। अब ये इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जो फाइनेंसिंग की हुई है, चाहे शेयर इशू किए हुए हैं, चाहे लोन लिया हुआ है, चाहे जो मर्जी किया हुआ है, उसके ऊपर जो उसे कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, कौन सी कॉस्ट भला? डिविडेंड, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ इशुएंस, टैक्स का इफेक्ट, वो सब चीजें कंपनी को हर 100 रुपए के बदले कितनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पड़ रही है। अगर 17% आएगा ना, इसका मतलब है जो कंपनी ने 100 रुपए का पैसा लगाया हुआ है ना, उसको 17 रुपए डिविडेंड या इंटरेस्ट के बदले देने पड़ रहे हैं, इतनी उसको कॉस्ट पड़ रही है। वो कहता है तो फिर हम ऊपर गिवन है कुछ प्रपोजल कि आप ऐसा करो, आपको पैसा चाहिए, वो कभी कहेगा शेयर इशू कर दो, कभी कहेगा डिबेंचर इशू कर दो, कभी कहेगा कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दो। हमें पैसा चाहिए ना। अब उसको मशवरे तो मिल रहे हैं, वो हमें फोन कर देता है कि यार आपने सीए किया हुआ, बताओ किस तरह से पैसे, किस तरह से फाइनेंसिंग करें। हम कहेंगे हमें क्या पता, हम कहेंगे हमें क्या पता। वो कहेगा यार फीस ले लेना। फिर हम कहते हैं हम उसका वैक फाइंड करेंगे, और जिस फाइनेंशियल प्रपोजल का वैक कम आएगा वो सजेस्ट कर देंगे। अब सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है? जरियाब लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग स्पोर्ट गुड्स। The following information has been extracted from the latest financial statement। देखिए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के सवाल के लिए हमारा जो कंसर्न, पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ना, हमने सिर्फ कौन सा पोर्शन देखना है? कैपिटल का। कैपिटल का कहां मिलेगा? इक्विटी
और लॉन्ग टर्म डेट या सिर्फ डेट, इक्विटी एंड डेट। कहता है जी 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, इसको मल्टीप्लाई करके उसने लिख दिया 10% बैंक लोन। एक बात आप हमेशा याद, कुछ बातें ना आप पेपर को सॉल्व करने के लिए याद रखनी है। बैंक की जो वैल्यू गिवन होती है यही इसकी, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो याद रखें, अगर टैक्स गिवन हो तो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स, ये इसका केडी होता है। बैंक का केडी जो रेट गिवन होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। वजह, क्योंकि इसकी जो रिडम्पशन वैल्यू तो होती नहीं है, इस पर टैक्स अलाउ है, टैक्स रिडक्शन अलाउ है। तो अगर टैक्स रेट गिवन होगा तो 8% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये बैंक के बारे में, हमेशा बैंक के बारे में दो बातें याद रखनी, तीन बल्कि। पहली बात, जो वैल्यू गिवन है वो मार्केट वैल्यू है। दूसरी बात, जो टैक्स, अगर टैक्स रेट होगा तो नेट ऑफ टैक्स लेना है, और अगर टैक्स रेट नहीं गिवन तो जो गिवन है वही आपका केडी है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जब भी क्वेश्चन के अंदर बैंक गिवन होगा, आपने सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस की जो मार्केट वैल्यू लोगे वो टोटल लोगे, पर शेयर या पर बॉन्ड नहीं लोगे। ये तीन बातें बैंक की सूरत में याद रखने वाली। पहली बात दोबारा सुन ले, जो वैल्यू गिवन होगी वही उसकी मार्केट वैल्यू है, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा नेट ऑफ टैक्स लेकर वही केडी बन जाएगा। दो बातें होगी। तीसरी बात, हमने मार्केट वैल्यू सबकी लेनी है ना वैक के अंदर। अब वैक की जब अगर बैंक क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, तो आपने सबकी जो मार्केट वैल्यू लेनी है वो इन टोटल लेनी है, पर शेयर या पर यूनिट नहीं लेनी। ये तीन बातें जब भी क्वेश्चन के अंदर बैंक का डाटा गिवन होगा आपने लाजमी कंसीडर करनी है, और हैं ही सिर्फ तीन बातें, चौथी बात है ही नहीं इसके अंदर। ठीक होगी बात। अदर इंफॉर्मेशन, अच्छा ये जो ऊपर 10 रुपए गिवन है ये उसकी फेस वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है? कहते जी शेयर ऑफ ZL आर करंटली ट्रेडिंग 25 रुपए ईच। इस टाइम उसका शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू तो आ गई, उसने दे दी, हमें चाहिए होती है, दे दी। द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6%। रिस्क फ्री है या मार्केट का रेट है? रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री, गवर्नमेंट का जो भी होगा रिस्क फ्री होगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 10%, बीटा 0.9। क्या इस इंफॉर्मेशन से KE फाइंड हो सकता है? आपको पता है हमें दो चीजें चाहिए होती है हर फाइनेंस की, एक हमें चाहिए होती है उसकी मार्केट वैल्यू, वो ऊपर गिवन है, एक हमें उसका चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट वो भी गिवन है, टैक्स रेट इज, ये हमारा एक डाटा है, और ये डाटा हमारा एग्जिस्टिंग डाटा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ना एग्जिस्टिंग वैक चाहिए, ये अभी मैं रिक्वायरमेंट की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंपल कहता हूं अच्छा यहां तक वैक फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं KE कैसे फाइंड करूंगा? KE बराबर होता है रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू 0.10 माइनस 0.06। आगे KE मेरे पास कितना? 9.6%। वैक कब फाइंड होता है? एक फाइनेंस हो तो वैक फाइंड हो जाता है, एक से ज्यादा, क्योंकि एवरेज फाइंड करनी है ना। तो पहले अगर मैं आपको कहूं ना कि एग्जिस्टिंग वैक फाइंड करो, तो सबसे पहले मेरे पास मैं यहां पर लिखूंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस, यहां पर मैं लिखूंगा K या कॉस्ट ऑफ डेट या जो भी आप इसका नाम लिखना चाहो। K इज इक्वल टू, बल्कि आप लिख देना, ये ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगी। K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू। मेरे पास एक तो दो ही सोर्स हैं, एक इक्विटी है और एक बैंक लोन है। इक्विटी
बैंक लोन। इसका आपने क्या फाइंड किया अभी? 9.6% के यही फाइंड किया ना। और इसका कितना बोला? 8% और 30% टैक्स रेट भी गिवन है। तो क्या करूंगा? 8% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स। 8% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स कितना आ गया? 5.6। डन। मुझे बताओ इक्विटी की मार्केट वैल्यू। अच्छा, बैंक की मार्केट वैल्यू मैं बताता हूं। रुपीज एंड 1000 नहीं लिखने था, 25 मिलियन है। अगर रुपीज एंड 1000 नहीं लिखना तो 25 मिलियन है। तो बताएं इक्विटी की मार्केट वैल्यू क्या? हर बंदा अपने अपने फाइंड करके बताए। जीरो गिन के बाद में बता देना, मिलियन में बता देना, 6 जीरो निकाल के बताना। मतलब 125 मिलियन कह रहे हो? हाँ फाइक 125 मिलियन। उमर है मार्केट वैल्यू। देखें, शेयर ऑफ जीआर करंटली ट्रेडिंग 125। अगर बैंक ना होता तो मैं पर शेयर मार्केट वैल्यू ले लेता। अगर क्वेश्चन के अंदर बैंक ना होता तो मैं इसको पर शेयर 25 रुपए एज इट इज ले लेता, और बॉन्ड को भी 100 या 120 जो भी होता वो एज इट इज वही वैल्यू लेता जो पर यूनिट होती। लेकिन अगर बैंक इन्वॉल्व हो ना तो वो तो पर यूनिट होता ही नहीं है, वो तो पूरी वैल्यू गिवन होती है। तो फिर हमें बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की भी पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब देखें, यहां पर देखें, आपके पास कितने ऑर्डिनरी शेयर्स हैं? 5 मिलियन। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 5 मिलियन। और एक शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन है। तो इसको ना कर देना कहीं, ये तो अमाउंट है। हमने नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 रुपए एक शेयर की वैल्यू और 5 मिलियन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को एक शेयर की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ गई? 120। यही आ रही सबका सवाल हो गया। तो वैक का फार्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू समीशन के मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय समीशन मार्केट वैल्यू। हाँ जी, सबसे पहले तो के मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू करें। 125 मिलियन का 9.6% ले। कितना? 12 मिलियन। रुपीज एंड 1000 भी लिख लेते तो ठीक ही होता। 1.14 लाख। चलो सवाल हो गया। इन दोनों को प्लस कर लें और इनको प्लस करके आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वह का कितना आ रहा है? 134। ये इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 134000000 और 125 में 20, ये 150 मिलियन। पेपर में आप इन 1000 या इन मिलियन में लिख सकते हो। तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 150 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100 8.9। ये हमारा वैक आ गया। ये वैक तो हमारा एग्जिस्टिंग है, मैंने जो हमारे पास पहले डाटा पड़ा हुआ है, इतनी हमें कॉस्ट पड़ रही है पहले ही। जो हम पैसा लगा चुके हैं ना, तो सिर्फ इतना पैसा हमारे कॉस्ट पड़ रही है। अब हम चलते हैं प्रपोजल पे। कहता है ZL इज प्लानिंग टू सेट अप अनदर फैक्ट्री इन पिशावर। अच्छा, अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं वो
भूल नहीं जाना, कहीं लिख लेना अपने नोट्सों के अंदर जा कि बैंक के केस में मैंने 3 बातें बताई, ठीक है, कि जब भी बैंक होगा तो ये 3 बातें तो आपने बगैर सोचे समझे करनी। और एक और 3 बातें मैंने बताई कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमें पी शेयर्स हो या अगर कोई भी शेयर हो, कुछ भी हो, अगर वो रिडीम एट पार हो रहे हैं ना और टैक्स का इफेक्ट है तो केडी कर देंगे नेट ऑफ टैक्स, और अगर टैक्स का इफेक्ट नहीं है तो जो रेट है वही हमारा केडी है। तो फाइंड कब करना पड़ेगा? जब रिडम्पशन वैल्यू आपकी चेंज होगी, एट पार नहीं होगी। Zaryab Limited is planning to set up another factory in Peshawar, for which it would need finance of 150 million for 4 years. आ जाए जी, आपको 4 साल के लिए 150 मिलियन रुपए चाहिए। अब अगर आपने 150 मिलियन आपको चाहिए, आप मुझे खुद बताएं, आप शेयर इशू करें, बॉन्ड इशू करें, कुछ भी, आप कितने के इशू करेंगे? 150 के। तो जितने शेयर इशू करेंगे उनकी 150 फेस वैल्यू होगी या फेयर मार्केट वैल्यू होगी? मतलब मुझे 150 मिलियन चाहिए, मैं कहता हूं मैं शेयर इशू कर दूं, अब मैं इतने शेयर इशू करूं कि मुझे 150 मिलियन मिल जाए, ये उसकी मार्केट वैल्यू होगी या उनकी फेस वैल्यू होगी? उसकी मार्केट वैल्यू होगी। मुझे 150 मार्केट वैल्यू, मार्केट में तो बेचने शेयर, मुझे 150 मिलियन चाहिए। तो याद रखें, अब आज ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि आज हमारा पास पेपर का सवाल भी तो पहला है, लेकिन आज के बाद बातें इंपॉर्टेंट बस एक दो ही होंगी, ठीक है, जो भी इसके अंदर हमने लिखनी है नोट करके। ये जो 100 जितना पैसा आपको चाहिए होगा ना, इसके बारे में वो कहेगा जी मुझे 150 मिलियन चाहिए, बताओ मैं किस तरह से हासिल करूं। तो ये जो 150 मिलियन है, इसके बॉन्ड इशू करोगे तो ये उन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू होगी, शेयर इशू करोगे तो उन शेयर की मार्केट वैल्यू होगी, पी शेयर इशू करोगे तो पी शेयर की मार्केट वैल्यू होगी। मतलब जो नई फाइनेंसिंग करेंगे ना, उसका केडी या केई वो तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 150 मिलियन। पुरानी फाइनेंसिंग तो हमारे पास है, अब ये पैसा हमें चाहिए कब तक? 4 साल के लिए चाहिए। आगे वो कहता है फॉलोइंग 2 फाइनेंसिंग प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन। हर बंदे ने हमें मशवरे देना शुरू कर दिए कि जनाब 2 प्रपोजल हैं। अब 2 प्रपोजल किससे पूछे जा रहे हैं? हमसे, कि इन दोनों में से क्या करें। पहला प्रपोजल, इशू 9% पी शेयर्स, इशू 9% पी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द पी शेयर्स वुड बी रिडीम्ड एट पार। आगे ना इंटरेस्टिंग बात, पी शेयर वुड बी रिडीम्ड एट पार फॉर 4 से 4 सालों के लिए पी शेयर इशू कर देते। अब मार्केट वैल्यू तो गिवन है 150 मिलियन, गिवन है ना, क्योंकि हमें वैक के लिए एक तो मार्केट वैल्यू चाहिए होती है और एक हमें कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए होता है। तो इसका कॉस्ट ऑफ डेट या तो फाइंड कर लो या फिर जज कर लो, 9% ही होगा। भला क्यों? रिडीम्ड एट पार पे हो रहा है और इस पर टैक्स भी अप्लाई नहीं होता, तो हमें केडी इसका फाइंड करने की जरूरत, अगर आप केडी फाइंड करोगे तो 9.0102% आ जाएगा, गलत भी नहीं होगा, जवाब भी ठीक आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो ये बात तो हमारी, वो कहता है या तो ये प्रपोजल है। दूसरा प्रपोजल कहता है इशू 9% बॉन्ड ऑफ ₹1000 ईच। द बॉन्ड होल्डर वुड हैव अ राइट टू ईदर कन्वर्ट ईच बॉन्ड। ये किधर जा चला गया? कन्वर्टेबल बॉन्ड की तरफ चला गया। इस कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है? 150 मिलियन। तो इतना ही पैसा चाहिए ना, जितना पैसा चाहिए वो मार्केट वैल्यू है, मार्केट में इतना ही पैसा आपको मिल रहा है। वो कहता है 1000 रुपए का, 1000 का एक कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर देते हैं। कहता है कन्वर्टेबल इनटू या रिडीम्ड एट प्रीमियम 10% एट द एंड ऑफ। वह कहता है कि 4 साल बाद आपको 35 शेयर देने पड़ेंगे कंपनी को, या फिर वापस पैसे दे देना। हम कंपनी है ना, हमें चाहिए 150 मिलियन। पहली ऑप्शन क्या है कि पी शेयर इशू कर दो, दूसरी ऑप्शन क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दो। दोनों ऑप्शंस हैं। कहता है जब आप द मार्केट वैल्यू ऑफ ZL शेयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 7% पर एनम,
ये क्या मतलब है? आप मुझे बताएं, जो कन्वर्जन वैल्यू है वो आज देखनी है या 4 साल बाद देखनी है? वो कहता है जो आपके शेयर की वैल्यू है ना ऊपर जो 25 रुपए है, हर साल 7% बढ़ती जाएगी हर साल। तो इसका मतलब है जब कन्वर्जन वैल्यू लेंगे तो हम तो कन्वर्जन वाले दिन की मार्केट वैल्यू देखेंगे ना शेयर की, वो बात की बात है। अभी हम पहला पार्ट देखते हैं। आपके पास 2 प्रपोजल है, अब दोनों का बारी बारी वैक फाइंड करोगे, दोनों का बारी बारी वैक फाइंड करोगे, जिसका वैक कम होगा हम वो प्रपोजल सजेस्ट कर देंगे। सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है? रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल वुड रिजल्ट इन लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शो नेसेसरी कंप्यूटेशन। मतलब अब ये जो हम कर रहे हैं ना, अच्छा ये जो हमने पहले किया है ना, ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो एग्जिस्टिंग वैक है, ये तो हमने वैसे अपनी शुगल के लिए किया है क्योंकि सवाल कर रहे थे, अभी पहला पहला सवाल है। अब हम क्या करेंगे जरा देखना, प्रपोजल नंबर 1, प्रपोजल नंबर 1 पी शेयर्स, पेपर में पूरे लिखने, प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले सोर्स, उसके बाद के, उसके बाद मार्केट वैल्यू, उसके बाद के मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। अच्छा उसने और तो कुछ नहीं बताया ना, और कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी, बैंक, अब एक और फाइनेंसिंग भी है पी शेयर्स। इक्विटी तो के हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अच्छा ये नई फाइनेंसिंग से कभी कभी चेंज भी हो जाया करता है, तो चेंज होगा तो चेंज कर देंगे, हमें क्या, अगर वो चेंज करने की बात करेगा ना तो हम चेंज कर देंगे। हाँ जी बताएं जनाब, पहले तो आप बताएं कि इक्विटी का के कितना था? 9.6%। बैंक का कितना था? 5.6%। और पी शेयर का हमने फाइंड किया था या जज किया था? जज कर लिया था, और ये जजमेंट आपकी ठीक होगी। इक्विटी की मार्केट वैल्यू क्या थी? 125 मिलियन इक्विटी की, वो कितनी है? 125 रुपीज एंड 1000 कर दो, तो 125,000। बैंक की मार्केट वैल्यू क्या थी? 25,000। और पी शेयर की कितनी थी? 150 मिलियन। ये कहां से पता चला हबीबा? जो पैसा चाहिए था वही उसकी मार्केट वैल्यू थी नए प्रपोजल की। सर जी, कंपनी को तो फेस वैल्यू मिलती है, उसको मार्केट वैल्यू मिलती है, फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट लेता है। जब हम बुक्स में एंट्री करते हैं तो हम फेस वैल्यू नहीं करते, तो शेयर प्रीमियम भी क्यों कर लिखते हैं? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। जी आगे हो जाएगा। आगे सिंपल क्या करना है, ये पहले प्रपोजल का वैक है जी, जल्दी से अगर कोई मल्टीप्लाई कर चुका है तो बता दे। ये तो पहले दोनों तो वही है ना, कितना? 12,000, 1400, 13,000। तो आप अपना वैक लिख लें, फार्मूला लिखे बगैर बता दें 8.96। फिर भी चेक कर लें एक दफा, ये आगे तो पता है ना किसको किस पे डिवाइड करना है। विभा आप आयशा को चाय शाय पिलाइए, या आपको मिलने आती है हफ्ते में एक दफा? हाँ वही आपको मिलने आती तो मेहमानों की खातिरदारी किया। वो खत्म हो गया, मुझे नहीं, मुझे मिलने आती तो रोजाना आती, ये आपको मिलने आती जी। डन, मुझे समझ लग गई। ये टोटल चैप्टर, दोनों चैप्टर में से ना, जो पिछला चैप्टर है और ये थ्योरी वाला और ये, इसमें से मिल मिला के कोई 15 नंबर मिनिमम आते ही आते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा तो यहाँ से ही आते हैं, 8 से 12 15 तक भी चला जाता है। और है यही सब कुछ जो पहले पढ़ा और ये, तो इसलिए ना नंबर जाया तब होते हैं कि जब हमें कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो जाए, मतलब हम कहीं और निकल जाए,
थोड़े से अंग्रेजी की वजह से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो गया प्रपोजल नंबर 2, इसका था 8.96%। प्रपोजल नंबर 2, हाँ जी, दूसरा प्रपोजल है कन्वर्ट। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड वो कहता है या तो ये रिडीम हो जाएगा, रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट, या कन्वर्ट हो जाएगा 35 शेयर्स के अंदर, या कन्वर्ट हो जाएगा 35 शेयर्स के अंदर। तो हमारे पास भी दो ऑप्शंस हैं, अगर उनकी रिडेम्पशन वैल्यू सेम हो तो हम दो, कन्वर्टेबल बॉन्ड में ओरिजिनल तरीका है 2 दफा सवाल करना, लेकिन अगर हम 2 दफा करेंगे तो जाहिर सी टाइम खर्च होगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी रिडेम्पशन वैल्यू और उसकी कन्वर्जन वैल्यू कब भला, चौथे साल पे, क्योंकि रिडीम तो चौथे साल पे होना है, उनमें से जो हायर है उसको आखिरी साल की वैल्यू मान लेना है। अब रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, 1000 वाला एसेट मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, ये बात हमें लगी, 1000 वाला शेयर है, 10% प्रीमियम पे रिडीम होना है, 1000 वाला है ना, ऊपर लिखा हुआ है 1000 वाला शेयर है, 10% प्रीमियम पे रिडीम होना है, तो कितने का रिडीम होगा, 1100 का। अगर ये होता है रिडेम्पशन वैल्यू, अब है कन्वर्जन वैल्यू, पेपर में पूरा लिखना, क्योंकि उसको नहीं पता, वो आरवी को रेजुअल वैल्यू समझ बैठेगा और सीवी को कैरिंग वैल्यू समझ बैठेगा, तो इसलिए अब वहां पर पूरा लिखना है ये। अच्छा, कन्वर्जन वैल्यू को फाइंड करके दे सकता है, देखिए एक बॉन्ड के 35 शेयर्स हैं, एक बॉन्ड के ईच बॉन्ड कन्वर्ट इनटू, मतलब एक बॉन्ड किसके बराबर हो गया, ऊपर भी तो एक बॉन्ड लिखा हुआ है, नीचे जो मैंने 35 लिखा हुआ है ना, ये इक्वल टू 1 बॉन्ड है, और एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, 25 रुपए, 150 तो मिलियन, वो तो कुछ और है। एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी, आज 25 रुपए है, और 7% हर साल बढ़ती रहेगी, तो चौथे साल के एंड में कितनी हो चुकी होगी। दोबारा बताने लगा, आज 25 रुपए ये लिखा हुआ है, ये ऊपर आज एक शेयर की मार्केट वैल्यू 25 रुपए है, वो कहता है अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 7% पर एनम, तो क्या तरीका होगा, बढ़ गई है ना वैल्यू, तो 25 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1.07 की पावर 4, ये कौन सा फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 प्लस आई। आपने क्या चक्कर डाला, आप कैलकुलेटर भी लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 की पावर 4, ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, 35 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय हर शेयर की मार्केट वैल्यू कितना, कि 32 35 को भी मल्टीप्लाई करो, 1146.65 ना कर दें, 47 1147, हाँ जी बताओ, रिडेम्पशन वैल्यू न्यू या कन्वर्जन वैल्यू न्यू, कन्वर्जन हायर ऑफ दिस। अब मैं, अच्छा कन्वर्टेबल मुझे तो चाहिए ना हर फाइनेंस का, हर सोर्स का के और मार्केट वैल्यू, कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू तो 150 मिलियन है, तो इसका मुझे के चाहिए, और के लिए हमने फाइंड करना होता है, के किसका फाइंड करना है जी, इक्विटी का फाइंड करना है, पी शेयर का फाइंड करना है, या बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या IRR। तो क्या करेंगे, ईयर्स 0 1 2 3 4, दिल करता है तो 2 दफा 4 लिख लो, एक दफा भी लिख सकते हो, फिर मैंने लिखना है इंटरेस्ट, बल्कि कैश फ्लो ही लिखते हैं, हाँ जी, सबसे पहले यहां पर लिख दूं 1000, क्योंकि आज तो उसकी वैल्यू 1000 है कन्वर्टेबल बॉन्ड की। हाँ जी, कितना रेट है कन्वर्टेबल बॉन्ड का, रेट कितना है 9%, तो लो जरा 1000 का 9%,
और मल्टीप्लाई बाय 70% भी करो। ये 70% क्यों किया? टैक्स रेट भी तो है ना। कितना आ गया? 630 63 अब चाहो तो टाइम बचाना चाहते हो तो एनुटी वाला फैक्टर भी है हमारे पास 1 to 4 पे। हाँ जी, डिस्काउंट फैक्टर कितना लगाना चाह रहे हो? 10% से शुरू कर, 10% कर ले। 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.683 प्रेजेंट वैल्यू। पहला तो 1000 एज कितना? 57 57.267 038 47.313 next 029 and last one is 783.40 चले जी बताएं जरा पॉजिटिव नेगेटिव कैसका रिलेशन है कितना? 16.954 चेक कर ले सबका नेगेटिव आ रहा है। अब हमें रेट कम करना पड़ेगा ज्यादा? अगर सच में यही है तो अब हमें मार्केट वैल्यू पॉजिटिव करनी है अपनी प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको बढ़ाना है तो रेट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो हमें डिस्काउंट फैक्टर 8% कर देते हैं। चले 5% कर ले, दोबारा ना करना पड़ जाएगा। 5% 6% ठीक था, 5% तो चले 6% से कर लेते हैं। 6 से कर लो। पहला 1 डिवाइडेड बाय 1.06 0.943 0.89 ठीक है 839 792 और 0.792 पहला 1000 एज इट इज। हाँ जी 63 को मल्टीप्लाई कर दें इससे 59.409 63 को 0.89 से मल्टीप्लाई कर दें कितना? 56.07 फिर 63 को मल्टीप्लाई करें 52.857 फिर 63 को मल्टीप्लाई करें 896 फिर 1147 को मल्टीप्लाई करें 908.44 हाँ जी इसकी वैल्यू बता दें। अब देखें उसने कन्वर्टेबल बॉन्ड पूछ ही लिया है, तकरीबन हर एक दो अटेम्प्ट में वो कन्वर्टेबल बॉन्ड की कहीं ना कहीं वर्किंग करवा ही लेता है। जितना आपको फाइनेंस चाहिए होगा वो मार्केट वैल्यू होगी और कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है तो ठीक है वरना फाइंड कर लेंगे कितना 126 126.65 ये इतनी ज्यादा इसलिए वैल्यू आ रही क्योंकि हमने डिस्काउंट 8% ठीक था वैसे। हाँ जी डायरेक्ट बता देते हैं इसको IRR नहीं कहना बल्कि क्या बोलना है KD लोअर रेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ लोअर रेट
डिवाइडेड बाय 126.656 प्लस, फार्मूले में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 0.10 लिया था, तो ये हमारे पास इसका केडी आ जाए 9. ये केडी आया है ना कि वैक आया है। वैक के लिए हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए वही पुराना तरीका, सोर्स के मार्केट वैल्यू, पेपर में उसको नहीं पता होगा, वो एस सलमान खान समझ के बैठा हूं, तो आपने पूरा लिखना है सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी, बैंक और कन्वर्टेबल बॉन्ड। इक्विटी का 9.6% था के, बैंक का क्या था 5.6, और इसका कितना फाइंड किया 9.53%। इसकी मार्केट वैल्यू हम 1000 में करें तो 125 मिलियन थी, इसकी 25 मिलियन थी, और इसके लिए तो जितना पैसा 150 मिलियन थी। सवाल हो गया। हाँ जी, के मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू 12,000, 1400, बस ये 150,000 मल्टीप्लाई बाय 9.53% से मल्टीप्लाई करना, 142, हाँ जी, इसका वैक बता दें 9.23, हाँ जी, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, चलो वो भी गया तो खैर है। अगर आप लोग पी शेयर इशू करते हो तो आपका वैक है 8.96%, और अगर आप कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करते हो तो आपका वैक आता है 9.23%। तो आपकी क्या सजेशन होगी, पी शेयर इशू करके 150 मिलियन इकट्ठा करे या कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करे, पी शेयर जिसका वैक कम होगा। तो हम ये रिकमेंडेशन लिख कर आएंगे, अब इस तरह से लिखेंगे कि वी रिकमेंड, जो कंपनी है ज़रियाब लिमिटेड इशू पी शेयर्स बिकॉज वैक ऑफ पी शेयर इज लोअर देन कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक होगी बात। चलें जी, आपने एक तो यही क्वेश्चन एक दफा दोबारा जरूर करना है, और साथ एक क्वेश्चन ये 4 वाला लाहौर क्वेश्चन के नाम से है, और ये तो सवाल थोड़ा बड़ा है, ये बाद में करना, छोटे छोटे सवाल मैं आपको दे देता हूं वैक के। ऐसी हरकत आई कैप करता तो नहीं है कि वो बहुत ही छोटे सवाल आते। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ये तो सिंपल सीधा सीधा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं कहता हूं कि ये भी ऐसी एक फॉर्मेलिटी है, एक दफा हम देखें, क्योंकि हमने बाद में ना ये जो पास पेपर के 5-6 क्वेश्चन है, बस यही कर हमारे लिए एक होता है, या 2-4 सवाल किसी से हम उधार ले लेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, 4, 13 नहीं, 4 तो नहीं, 4 तो है ना, 7, 13, 14 इसका, और पास पेपर का क्वेश्चन नंबर, ये 4 सवाल वैक के कर लेंगे कल इंशाल्लाह। वैसे ये चैप्टर हमारा, इसमें एक टॉपिक रह गया, बाकी चैप्टर ये हमारा कंप्लीट है।